नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज दो इशू हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वेलफेयर इश्यूज के क्रिमिनलाइजेशन से संबंधित, और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का इंडो अब्राहमिक एकॉर्ड से संबंधित। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है जो इमर्ज होकर आ रहा है। तो सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस का ये अच्छा आर्टिकल है जिसे हम डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा से संबंधित, इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ पॉइंट्स तो निकल सकते हैं जिसको निकाल के कल हम उन तीन चार जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज तो दो ही इशू हम डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस का और एक हिंदू का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वेलफेयर इश्यूज को क्रिमिनलाइज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई हमारे देश में पब्लिक प्लेसेस पर और रेड लाइट्स पर बेगर्स के द्वारा जो भीख मांगी जाती हैं उन्हें रोका जाए, क्योंकि उनसे कोविड-19 स्प्रेड होने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन के जवाब में ये कहा कि भैया क्या बात कर रहे हो आप, हमारी डायरेक्शंस देने से कोई भीख मांगना थोड़ी ना बंद कर देगा। ये एक सोशियो इकोनॉमिक इशू है, कोई जानबूझ के भीख नहीं मांगता। तो अगर हमें उन बेगर्स को भीख मांगने से रोकना है तो आप सबसे पहले इस पिटीशन का टाइटल चेंज कीजिए। टाइटल ये होना चाहिए रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज हु आर फोर्स्ड टू बैग, मतलब जो भीख मांगने के लिए मजबूर है उनका रिहेबिलिटेशन। इस टाइटल से आप पिटीशन डालिए, फिर आपके पिटीशन पर हम सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बैगिंग जो है वो एक ऐसा इशू है जिसको सोल्व करने के लिए स्टेट की तरफ से प्रॉपर वेलफेयर रिस्पॉन्स की आवश्यकता है, ना कि डायरेक्शंस देने की। देखो, अगर हमारे देश में बैगिंग के इतिहास की हम बात करें, बैगिंग की जो ये प्रॉब्लम है वो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने भी आसपास महसूस किया होगा कि बैगिंग की समस्या हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ समय में। बैगिंग से संबंधित एक्ट देखो, इंडिया में सबसे पहले 1824 में आया था, यूरोपियन वैग्रेंसी एक्ट। लेकिन ये एक्ट जो है वो फॉरेनर्स पर लागू था सिर्फ, यहाँ पर देखो, बट अप्लाइड ओनली ऑन फॉरेनर्स। इसके बाद 1860s में बॉम्बे सिटी पुलिस एक्ट आया, और उसके बाद कैलकाटा सब अर्बन पुलिस एक्ट ये आया 1866 में। इन दोनों प्रोविंसेस में ये जो एक्ट आए, तो इनसे मिलते जुलते जो एक्ट्स हैं इंडिया में उस समय बाकी प्रोविंसेस में आए। इन एक्ट्स में इवन अगर मूल निवासियों के द्वारा, यानी इंडिया के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा अगर भीख मांगी जाती है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया था। 1945 में बॉम्बे बेगर्स एक्ट आया, जिसमें रूल्स ड्रा किए गए कि जो लोग भीख मांगते हैं बॉम्बे प्रोविंस में उनकी पनिशमेंट क्या होगी, उनकी कस्टडी कितने दिन तक चलेगी। इसके बाद 1959 में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट आया। इस एक्ट ने पुराने 1945 के एक्ट को रिप्लेस कर दिया, और सोचा यह गया था ये एक्ट बनाते वक्त कि ये एक्ट जो है वो उन पर्सन्स के एटीट्यूड को चेंज करेगा जो भीख मांग रहे हैं। इसके बाद 1973 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में वो लोग, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है बैगिंग के लिए, तो इस प्रकार की किडनैपिंग को कल्पेबल क्राइम बना दिया गया। इसके बाद अगस्त 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट का एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट आया, जिसमें नेशनल कैपिटल में बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। यानी इस जजमेंट से पहले भीख मांगना एक अपराध हुआ करता था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी अगस्त 2018 की जजमेंट में कहा कि नहीं, भीख मांगना अपराध नहीं हो सकता, हम इसे डीक्रिमिनलाइज करते हैं, क्योंकि कोई अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता। इसके बाद नवंबर 2018 में लोकसभा में एक बिल प्रेजेंट किया गया, एबोलिशन ऑफ बैगिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स बिल। ये बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन पास नहीं हो उसका। देखो, वैसे इस इशू के ना और भी एस्पेक्ट्स हैं जो राइटर या तो कवर नहीं करना चाहते इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिए, या फिर उनको पता नहीं है, सीधी सी बात है। आपने देखो ऐसे लोग देखे होंगे जो बिल्कुल यूथ हैं, मतलब एकदम फिट, ऐसे लोगों के द्वारा भी भीख मांगी जाती है। तब ये लगता है कि जो ये बात बोली जाती है कि सिर्फ
मजबूरी में आके ही कोई भीख मांगता है, कहीं ना कहीं ये बात फिर गलत साबित हो जाती है। हाँ, ज़्यादातर लोग तो देखो अब मजबूरी में आके ही भीख मांगते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है। आपकी भी बात हुई होगी ऐसे कुछ लोगों से, आपने उनको कहा भी होगा कि भैया हम आपको काम दिलवा देते हैं, भीख मत मांगिए, आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए, आपकी बॉडी काम करने के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमारा ठीक चल रहा है, हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है, आपको नहीं देना तो मत दो। ऐसा उनका रिप्लाई आता है। आप में से बहुत से लोग शायद दिल्ली में करोल बाग गए होंगे। करोल बाग में बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स रहते हैं। वहाँ पे ना काफ़ी सारे होटल्स हैं, सस्ते होटल्स हैं, काफ़ी सारे फॉरेनर भी आते हैं। तो ये जो बैगर्स का ना एक पूरा सिंडिकेट है। आप किसी से पूछना जो पुराना यहाँ पे रहता है करोल बाग में, वो बताएगा सेम लेडीज़ पिछले 10-15 सालों से बैगिंग के लिए वहाँ पे आती हैं, बच्चों को भेजती हैं, साइड में बैठी रहती हैं, और प्रॉपर मतलब द्वारका से आती हैं। द्वारका और करोल बाग के बीच में जो डिफरेंस है 1 घंटे का रास्ता है, मेट्रो की टिकट 50 रुपये की लगेगी, लेकिन वो आती हैं डेली की डेली बेसिस पे भीख मांगने के लिए, स्पेशल 100 रुपये किराया भर के। तो बताओ आप, क्या कोई मजबूरी में भीख मांगता है? दोनों हैं, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि मेजोरिटी जो लोग हैं वो मजबूरी में भीख मांगता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये अपना प्रोफेशन बना लिया है। तो इनके खिलाफ पनिशमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो, ये साबित नहीं किया जा सकता ना कि ये बंदा जानबूझ के भीख मांग रहा है या फिर जानबूझ के नहीं मांग रहा है। तो ये एस्पेक्ट राइटर नहीं कवर करते हैं। राइटर कहते हैं देखो, बैगिंग हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, इनको क्रिमिनलाइज करने से इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये वेलफेयर से जुड़े इश्यूज हैं। बैगिंग का हमारे देश में होना, ये देखो गवर्नमेंट की फेलियर है कि कुछ लोग जो हैं उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, घर नहीं है उनके पास रहने के लिए। तो ये ना सिर्फ गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि सोसाइटी का भी फेलियर है। ये सब चीज़ें, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब देखो संविधान के आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। इसे प्रोटेक्ट करना सरकार का कर्तव्य ही नहीं, सरकार की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। 2019 के सुहेल राशिद भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स, ये 2019 का केस है। इस केस में जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा था बैगिंग जो है वो एक एविडेंस है गवर्नमेंट और सोसाइटी के फेल होने का। तो देखो, ये जो कानून है जो बैगिंग को क्रिमिनलाइज करता है, यानी बैगर होना ये एक अपराध है, इस कानून की वजह से जो बैगर्स हैं वो सिर्फ इनविजिबल हो जाते हैं। अदरवाइज बैगिंग थोड़ी ना ख़त्म होती है। यह ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करने के लिए वेलफेयर रिस्पॉन्स चाहिए। उसी प्रकार से ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। ट्रिपल तलाक को, जो ट्रिपल तलाक देता है हस्बैंड, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। सिर्फ क्रिमिनलाइज करने से ट्रिपल तलाक को नहीं रोका जा सकता। अगर आपको ट्रिपल तलाक को ख़त्म करना है पूरी तरह से, तो आप जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म कीजिए, सोशल स्टिग्मा जो अटैच हो जाता है तलाक के साथ उसको ख़त्म कीजिए, अच्छे एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कीजिए ताकि महिलाएं अगर जॉब भी करना चाहती हैं तो आसानी से वो जॉब कर सकें। तो इस प्रकार से स्टेट सपोर्ट प्रोवाइड करने की आवश्यकता है महिलाओं को। अगर तलाक हो भी जाता है तो महिलाएं इंडिपेंडेंट होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इनके अभाव में अगर सिर्फ ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है तो इससे ट्रिपल तलाक नहीं ख़त्म होगा, ऐसा राइटर मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, जब देखो किसी की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है, गरीबी से कोई पर्सन गुजर रहा होता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, तो ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाता है। अब पैसे हैं नहीं, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ नहीं खाया कुछ दिनों से, उनको बोला जाए कि आपको ये काम करना है, कम वेजिस पे काम करना है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है जो मुश्किल भरी सिचुएशन में होता है। लेकिन देखो, वो लोग जो इस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उनको सज़ा देना तो अच्छी बात है, उनको पनिश करना अच्छी बात है, बट देखो जिनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, क्यों हुआ है, जिस कंडीशन के कारण हुआ है, वो गरीब थे, उस सिचुएशन को भी तो एड्रेस करना जरूरी है ना। जैसे देखो वेश्यावृत्ति चलती है, कुछ लोकेशंस पे आपने देखा होगा वेश्यावृत्ति चलती है, और जानबूझ के कुछ लोग जो है ट्रैफिकिंग करके लड़कियों को लाते हैं और उन्हें इस काम में धकेल दिया जाता है।
अब ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन ये भी तो एड्रेस करना जरूरी है ना, जिनको ट्रैफिकिंग करके लाया गया है एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छे वेजेस मिले, उनके पास एजुकेशन हो, स्किल्स हो, ताकि वो कभी सोचे भी ना कि इस प्रकार के काम में लगने के लिए, मतलब सबसे खराब ऑप्शन भी उनके पास ये नहीं होना चाहिए कि वो इस काम में लगें। तो इसके लिए उन्हें बाकी चीजें मिलनी चाहिए ना, तब जाके ये समस्या खत्म होगी। सिर्फ उन लोगों को सजा देने से जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया है ये चीज खत्म नहीं होगी। राइटर कहते हैं बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को छुड़वा लिया जाता है इस वेश्यावृत्ति के काम से, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद देखा जाता है कि वो लड़कियां फिर से इस काम में लग गई हैं। क्यों? क्योंकि रिहैबिलिटेशन का अभाव। छुड़वा तो दिया पुलिस ने या फिर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने, लेकिन उसके बाद उनके रिहैबिलिटेशन पे फोकस नहीं किया, उनको काम नहीं दिलवाया, उनको स्किल नहीं दी, तो उनको फिर से मजबूरी में उसी काम में लगना पड़ा। लास्ट में कंक्लूजन में भी यही कहा जाता है। राइटर कहते हैं देखो बैगिंग, प्रोसिक्यूशन ये क्या है? ये देखो डिजीज की तरह है। तो आपको डिजीज अगर खत्म करना है ना, तो सिर्फ सिम्टम्स को आप खत्म करके खुश नहीं हो सकते। डिजीज किस वजह से हुआ है उस चीज को आपको एड्रेस करना होगा, अदरवाइज जो डिजीज है वो जड़ से खत्म नहीं होगा, बार बार रीअपियर जो है वो होता रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इजिप्ट के एक राइटर हैं मोहम्मद सोलिमन, इन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट किया इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड, मतलब अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि ये जो आइडिया है वो इमर्ज हो रहा है और इंडिया के वेस्ट में इस आइडिया के काफ़ी इंटेंस इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। है क्या ये आइडिया इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड का? पहले तो आप मुझे ये बताइए अब्राहम अकॉर्ड क्या है? काफ़ी आपने सुना होगा, प्री में भी क्वेश्चन यूपीएससी मान लीजिए पूछ ले कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है। देखो इजराइल ने यूएई, बहरीन, इन देशों के साथ जो रिश्ते नॉर्मलाइज किए हैं ना, पहले ये देश इजराइल के साथ कोई रिश्ते नहीं मेंटेन करके रखना चाहते थे पैलेस्टीन के इशू के कारण, बट अब इन देशों ने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर दिए, रिलेशंस नॉर्मल कर लिए। उसके बाद सूडान, मोरक्को, इन देशों ने भी इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज कर लिया। यही है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम नाम इसलिए चूज किया गया क्योंकि अब्राहम का तीनों धर्मों में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इस्लाम में भी और ज्यूज़ के लिए भी और क्रिश्चियनिटी के लिए भी, तीनों में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो इसलिए इस नाम का चुनाव किया गया जो ये इजराइल के इन देशों के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हुए हैं इस अकॉर्ड के लिए। वैसे तो देखो 1971 में इजिप्ट ने इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज किए, जॉर्डन ने 1994 में किए, लेकिन ये जो अकॉर्ड है ना अभी का अब्राहम अकॉर्ड, ये अलग है। इस अकॉर्ड से अरब और इजराइल के बीच रिश्तों की एक नई कहानी स्टार्ट होती है। अरब कंट्रीज जो हैं, अब देखो इनको ये बात समझ में आ गई है कि हमारा बड़ा दुश्मन इजराइल नहीं है, हमारा जो बड़ा दुश्मन है वो नॉन अरब कंट्रीज हैं जैसे टर्की और ईरान। इसीलिए अभी तक 4 देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिए हैं। धीरे धीरे और भी देश इजराइल के साथ आने वाले समय में रिश्ते नॉर्मलाइज करेंगे। इसके बाद इजिप्ट के राइटर सोलिमन इंडिया की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में इंडिया के यूएई और इजराइल इन दोनों के साथ में रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। हालांकि देखो यूएई और इजराइल इन दोनों देशों के साथ इंडिया के रिश्ते पहले भी थे, लेकिन पिछले 6-7 सालों में रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। पॉलिटिकल डेप्थ और स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर जो है रिश्तों में ज़्यादा आया है पिछले 6-7 सालों में। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि इन देशों के ना अभी इंटरेस्ट आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं। कैसे? देखो इजराइल के अगर रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाते हैं इन अरब कंट्रीज के साथ, तो इजराइल के बड़े दुश्मन कौन बचते हैं? बड़े दुश्मन बचते हैं ईरान, टर्की। उसी प्रकार से ये जो अरब कंट्रीज हैं यूएई, इनके लिए बड़ा दुश्मन कौन है? टर्की, ईरान। और इंडिया के लिए टर्की दुश्मन है या दोस्त है? दुश्मन ही है। क्यों? क्योंकि देखो टर्की पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ देता है। शुरुआत हुई थी आज़ादी के बाद कि टर्की के साथ रिश्ते अच्छे रखे जाएं, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दिया। जब से ये कश्मीर में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है, बड़े बड़े पदों, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है और ऐसा आरोप लगाया है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो मतलब इंडिया को एम्बेरस करने की कोशिश की है टर्की ने। अब ये बहुत जाहिर तौर पे इंडिया को तो अच्छी लगेगी नहीं। ऊपर से इंडिया चाहता है एनएसजी की मेंबरशिप। पाकिस्तान के कहने पर टर्की इसके लिए राजी नहीं है। जब भी इंडिया
को मेंबरशिप देने की बात आती है एनएसजी की मीटिंग में, तो टर्की इसका विरोध करता है। तो सिर्फ सर्वसहमति के आधार पर ही एनएसजी की मेंबरशिप इंडिया को दी जा सकती है, जिसमें टर्की जो है वो ब्लॉकेड क्रिएट करता है। तो इसीलिए ये जो इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड है ना, ये इमर्ज होके आ रहा है। तीनों के रिश्ते, तीनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, इजराइल, यूएई और इंडिया, इसीलिए नाम है इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड। वैसे देखो, इस इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड में और भी देश आ सकते हैं। कौन कौन से? जैसे ग्रीस है, आप मैप देखिए। ग्रीस का मैरीटाइम डिस्प्यूट है टर्की के साथ मेडिटेरेनियन सी में, तो ग्रीस की नहीं बनती टर्की के साथ में, इंडिया की भी नहीं बनती टर्की के साथ में। तो इंडिया और ग्रीस के बीच जो डिफेंस एक्सचेंजेस हैं वो बढ़ गए हैं। हमारे विदेश मंत्री कुछ दिनों पहले ग्रीस की यात्रा पर गए थे, तो ग्रीस भी इस कोलिशन, कह लीजिए आप, इस कोलिशन में आ सकता है, इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड। इसके अलावा देखो दो और देश, एक तो फ्रांस है, फ्रांस के भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है मेडिटेरेनियन सी में, फ्रांस के कई सारे आइलैंड्स हैं, तो फ्रांस भी नहीं चाहता कि टर्की की जो रीजनल डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो। इसके अलावा देखो एक और देश है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस ग्रुप में या फिर कोलिशन में अगर आता है इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड में, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। गैस कीजिए कौन सा देश? वो है इजिप्ट। इजिप्ट क्यों? देखो, टर्की ना मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है, और जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ये वेस्ट एशिया में जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है इसको रिप्लेस करना चाहता है। जैसे सऊदी अरेबिया में, यूएई में, यहाँ पे जो मोनार्की है इसको ख़त्म करना चाहता है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड पसंद नहीं है इन अरब कंट्रीज़ को, और जबकि इस मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट किया जाता है टर्की के द्वारा। ये भी एक रीज़न है कि यूएई, सऊदी अरेबिया इनकी नहीं बनती टर्की के साथ बिल्कुल भी, क्योंकि टर्की मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है और मुस्लिम ब्रदरहुड इन देशों से मोनार्की को ख़त्म करना चाहता है। तो अब इजिप्ट में ना मुस्लिम ब्रदरहुड सत्ता से बाहर हो गया था 2014 में, और उसके बाद से ही इजिप्ट में पहले मिलिट्री रूल आया था, अब कहने को डेमोक्रेटिक रूल है, लेकिन सिर्फ कहने को है, समझ गए? तो अभी जो इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं ना, फतह अल सीसी, वो इजिप्ट को फिर से एक नया रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। तो चूंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का खतरा जो है अभी भी है इजिप्ट में कि वो फिर से सत्ता पर काबिज ना हो जाए, और टर्की उसे सपोर्ट करता है, तो इजिप्ट को भी टर्की अच्छा नहीं लगता। और इजिप्ट की जो लोकेशन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मिडिल ईस्ट का सेंटर आप बोल सकते हो इजिप्ट को। देखिए, नॉर्थ अफ्रीका में है, वैसे मेडिटेरेनियन सी में कोस्ट लगता है, इस साइड वेस्ट एशिया, बिल्कुल सेंटर आप मान लीजिए इजिप्ट को। तो इजिप्ट भी इस इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड में आता है तो बहुत एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वैसे इजिप्ट के साथ इंडिया के रिलेशंस आज़ादी के बाद काफ़ी अच्छे थे। जो इनके लीडर थे ना, नासिर, वो नेहरू के काफ़ी करीब थे। इन्होंने मिल के नैम मूवमेंट चलाई थी, और जब स्वेज कैनाल संबंधित क्राइसिस हुए थे तब भी इंडिया ने साथ दिया था इजिप्ट का। लेकिन बाद में इंडिया युद्ध हार गया चाइना से, तो इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो ख़त्म हो गई, ये भी सत्ता से चले गए। तो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस उतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके जितना स्कोप था। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बस रिश्ते उतने मजबूत नहीं हैं जितना इजराइल के साथ हैं। इजिप्ट देखो पहले काफ़ी पावरफुल हुआ करता था, लेकिन समय के अनुसार इजिप्ट की जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म सा हो गया। तो अभी ये जो राष्ट्रपति है ना, फतह अल सीसी, ये इजिप्ट के इन्फ्लुएंस को फिर से इंक्रीज़ करना चाहते हैं। जो इजिप्ट की खोई ग्लोरी है उसे फिर से हासिल करना चाहते हैं। तो इजिप्ट भी इस अकॉर्ड में जब आता है, इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड, तो अच्छा ही है। अब देखो, इस अकॉर्ड के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड। अगर सिर्फ इंडिया, इजराइल, ग्रीस ये आते हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये तो एक प्रकार से कोलिशन हो जाएगा, हिंदुओं का, यहूदियों का और क्रिश्चियंस का। इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है, इजराइल में यहूदी मेजोरिटी में है, और क्रिश्चियंस मेजोरिटी में है ग्रीस में। बट कुछ दूसरी तरफ के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, देखो आप इसे धर्म का कलर मत दीजिए, दूसरे देश भी इस अकॉर्ड में होंगे अगर इस प्रकार का कोई अकॉर्ड बनता है, जैसे यूएई और इजिप्ट, यहाँ पर तो मुस्लिम्स मेजोरिटी में हैं। तो कुल मिला के देखो, ये जो अकॉर्ड अगर इमर्ज होके आता है ना, इंडिया में
इंडिया के पास काफ़ी स्कोप रहेगा अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए। देखो, ईस्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इंडिया का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ है। इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है यूएस की, इंडो पैसिफिक रीजन में जिस प्रकार से क्वाड बना है, मिलके चाइना को कंटेन कर रहे हैं, इससे इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। उसी प्रकार से ऐसा कोई अकॉर्ड बनता है तो इंडिया के वेस्ट में भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज हो सकता है और इन देशों के साथ में इंडिया के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो इंडिया का जो हमेशा से एक एस्पायरेशन रहती है ग्लोबल पावर बनना, वो पावर, वो इंडिया एम्बिशन जो है वो अपना फुलफिल कर सकता है इस अकॉर्ड की सहायता से। ये पूरा आर्टिकल है सी राजा मोहन का। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 2 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।